बोलने का कोई हथियार है तो वो है शिक्षा। नहीं, टीनेज के अवध ओझा को जो लोग जानते हैं वो उससे मिलना नहीं चाहते। उसके भी आदर्श हैं अंडरवर्ल्ड के डॉन्स वगैरह वगैरह कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो दहाड़ना सिखाता है। क्या आपने कभी एक ख्वाब पाला? परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार, इनके बिना हम रह नहीं सकते और इनके साथ हम रह नहीं। हमने कहा हम पढ़ा दें। अरे बोले रहने दो, हम किसी और को व्यवस्था कर लें। हमने कहा 2-3 दिन पढ़ा देते हैं। हाँ, तो वो लड़की जो है वो मुझे आज भी हॉन्ट करती है। वेलकम टू शिक्षा.com। मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। ये वो शख्स हैं जो लगभग 15 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को पढ़ाते आए हैं। इनफैक्ट ये हर साल अपने एक्सपेंसेस पर लगभग 20 बच्चों की यूपीएससी की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। इनके मोटिवेशनल वीडियोस, पास्ट को समझकर हम प्रेजेंट को सुधार सकते हैं। बोलने का अलग अंदाज कि अवध वेरी टैलेंटेड और नॉलेज के कायल लाखों करोड़ों लोगों का फैन बेस इन्हें स्पेशल बनाता है। इस खास वीडियो में आइए मिलते हैं अवध ओझा सर से और जानते हैं कि कैसे शिक्षा ने इनका जीवन बदल डाला और कैसे शिक्षा के माध्यम से ये खुद बच्चों का जीवन बदल रहे हैं। अवध जी, आपको बहुत बहुत वेलकम है शिक्षा.com पर। एजुकेशन इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, इस एजुकेशन का आपके जीवन पर क्या असर रहा? लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो आपकी लाइफस्टाइल पे एजुकेशन ने क्या इम्पैक्ट किया है? नेल्सन मंडेला का आज ही मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था कि अगर दुनिया को बदलने का कोई हथियार है तो वो है शिक्षा। तो लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि मुझे ये पता चला कि जीवन में किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक ताकत चाहिए। तो वहां से शिक्षा की वजह से ध्यान और योग की शुरुआत हुई। कहा जाए कि टीनेज में आप अलग तरह के व्यक्तित्व होंगे, आज क्या आप पाते हैं कि आप किस तरह का व्यक्तित्व, कितना फर्क आया है दोनों अवध ओझा में? नहीं, टीनेज के अवध ओझा को जो लोग जानते हैं वो उससे मिलना नहीं चाहते। वो अवध ओझा एक ऐसा अवध ओझा है जो एक जैसा एक आम लड़का है कि सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो वो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके भी आदर्श हैं अंडरवर्ल्ड के डॉन्स वगैरह वगैरह। तो वो अवध ओझा है। फिर एक अवध ओझा जो इलाहाबाद पहुंचता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और दर्शन शास्त्र पढ़ता है और एच.एस. उपाध्याय सर की क्लास में पढ़ता है और फिर उसकी सोच का एक नया दायरा विकसित होता है। तो आज वो अवध ओझा है जो इलाहाबाद में पैदा हुआ। तो आपके इस एक्सपीरियंस से क्या आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन आपको सही ट्रैक पे या सही रेलवे की लाइन पे जो करियर बनाती है उस पर लेकर जाता है? बिल्कुल, एजुकेशन रेवोल्यूशनरी फोर्स है। शिक्षा का काम, अंबेडकर जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट जो मेरे दिल में बसा हुआ है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो दहाड़ना सिखाता है। तो एजुकेशन तो शिक्षा व्यक्ति को मुक्त कर सकती है, निर्वाण दे सकती है। अब अगर मैं पर्टिकुलरली आपके एजुकेशन की बात करूं, आप लोगों को हिस्ट्री सिखाते हैं, आप लोगों को पढ़ना सिखाते हैं, आप लोगों को आगे बढ़ना सिखाते हैं, आप लोगों को भविष्य अपना संवारना सिखाते हैं। ये सब जो आप सिखाते हैं लोगों को, इसको खुद को सीखने में आपको क्या करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी? कि जैसे आपने कहा दर्शन शास्त्र आपने खूब पढ़ा, तो ऐसी क्या आपने ज्ञान को अर्जित किया, किन किन साधनों से अर्जित किया कि आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आप लोगों को सिखा रहे हैं? संगत एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। तो जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो जो सबसे पहला चेंज मेरे जीवन में आया वो थी संगत। मतलब पहले ही साल 26 लोग को मैंने देखा जिनका सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ था। फिर सारे पढ़ने वाले लोग, सारे अच्छी सोच के लोग, अच्छे संस्कार के लोग। तो कुछ तो मैंने अपने सीनियरों से सीखा। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर इतना प्यारा था, यूनिवर्सिटी मेरा शिक्षा का केंद्र बन गई। फिर दर्शन शास्त्र ने मुझे अध्यात्म की तरफ मोड़ा। जब मुझे पता चला कि भारत विश्व गुरु क्यों था और क्यों बन सकता है और हम कहाँ कितनी सीमित दायरों में बैठे हुए हैं, मन की असीम संभावनाएं हैं, तो फिर वहां से मैंने आध्यात्मिक राह भी पकड़ी और सबसे पहले मैं माँ निर्मला देवी जी के साथ रहा। वहां मैंने ध्यान शुरू किया। तो मैं ये मानता हूँ कि जो सोचने की क्षमता है वो मेरी ओशो के साहित्य पढ़कर विकसित हुई। उसके बाद मैंने ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। बायोग्राफी पढ़ने से मुझे एक सबसे बड़ी बात यह पता चली कि हर महान व्यक्ति की पृष्ठभूमि संघर्षों से भरी पड़ी थी। तो संगत, यूनिवर्सिटी, वहां के शिक्षक, अध्यात्म, साहित्य, इन सबका मिला जुला रूप रहा। इन सबका मिला जुला रूप अवध ओझा है, आज के अवध ओझा है, टीनेज के अवध ओझा, जिनके लिए डॉन भी आदर्श रहा करता था, उससे आगे बढ़कर आज के। एक और बड़ा सवाल है कि आप जो है आईएएस बनाते हैं, आप पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को जो कि भविष्य में जाके आईएएस आईपीएस बनते हैं, अलाइड सर्विसेज में जाते हैं। क्या आपने कभी एक ख्वाब पाला? तैयारी मैंने की
और तैयारी भी मेरी एक आकस्मिक घटना है। मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 64.3% आया, मैंने फर्स्ट क्लास से मैं ग्रेजुएट हुआ। तो मेरे एक मित्र हैं गोंडा से, पता नहीं अब दोस्ती या दुश्मनी जो भी कहें, लेकिन उन्होंने मुझे एक रात बैठ के बहुत समझाया कि अवध वेरी टैलेंटेड। हमको भी एहसास हो गया कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने अपने घर जाके कहा, सौभाग्य से मेरे माता पिताजी भी है, तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं जो है IAS की कोचिंग करना चाहता हूँ। तो माता जी तो मेरी सदमे में आ गई, पिताजी के अच्छा जाओ कर लो। फिर मैं वाजीराम में आया, मैंने वहाँ एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की और 2 मेंस मैंने लिखे, बाकी मेरा कोई सिलेक्शन नहीं। जो टियर C और D कैटेगरी के शहर होते हैं, गोंडा जैसे शहर, आप जैसे बच्चे, अगर इन बच्चों को उन्हीं शहरों में पढ़ने का ऑप्शन मिलता है या फिर सीधे स्टडीज करने का, फर्दर स्टडीज करने का ऑप्शन मिले, तो क्या लगता है कि आप जैसे लोगों के लिए जो मेंस तक पहुंचे, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, क्या उन बच्चों के भविष्य और बेहतर संवर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे जो छोटे छोटे शहर हैं वहां भी शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं बन जाएं, जैसे मैं अभी गोंडा गया था तो वहां पे मैंने देखा लाइब्रेरी कल्चर शुरू हो गया। घरों में पढ़ाई नहीं हो पाती। जैसे हम जब घर में रहते, परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार, इनके बिना हम रह नहीं सकते और इनके साथ हम रह नहीं सकते। इसी वजह से हमारे देश में शुरू से परंपरा रही बाहर भेजने की, कि आश्रम चले गए और बाहर चले गए, तो बाहर जाके ये जो फ्रिक्शन होता है परिवार रिश्तेदार वगैरह का, ये बहुत कम हो जाता है। लेकिन जैसे अब लाइब्रेरी कल्चर, मैंने देखा कि लड़का सुबह उठ के लाइब्रेरी चला गया, तो ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं शिक्षा को लेकर अगर C और D शहरों में डेवलप हो जाए तो बहुत सारे अवध ओझा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS बन जाएंगे। तो वो कौन से डिसीजन से या फिर क्या सोच थी कि आपने सोचा कि नाउ द पाथ विल बी टुवर्ड्स द एजुकेटर रोल? हमारा एक दोस्त है मोहम्मद हुसैन इलाहाबाद में, तो वो एक शगुन नाम की कोचिंग चलाते थे। तो उनका हिस्ट्री का टीचर भाग गया 5-6 क्लास पढ़ा के। उसने कहा पैसा और बढ़ाओ तब पढ़ाएंगे, क्योंकि लड़के उसको बड़ा करने लगे। तो उन्होंने शाम को मुझसे कहा अवध भाई ऐसी ऐसी बात होगी। हमने कहा हम पढ़ा दें। अरे बोले रहे तो हम किसी और को व्यवस्था कर लें। हमने कहा 2-3 दिन पढ़ा देते हैं। तो जब मैं पढ़ाने गया तो लड़कों ने बड़ा एक्सेप्ट किया। बस वहीं से इस लाइन की शुरुआत हुई। तो इलाहाबाद से निकल के दिल्ली का रुख कैसे किया आपने? 2005 इलाहाबाद में मैं शगुन में रहा, फिर इंसर्च में रहा। कुंदन राय उसके डायरेक्टर थे इंसर्च के, और सबसे अच्छे जो मेरे मित्र रहे जो सुरेश बहादुर सिंह, अभी लॉयर हैं हाई कोर्ट के, वो ATN एकेडमी चलाते थे, उनकी कोचिंग में मैंने पढ़ाया। फिर 2005 में मैं दिल्ली आ गया। फिर मैंने अपनी खुद की कोचिंग खोली उष्मा हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर में, जो 2010 तक चली। लेकिन फिर आर्थिक कारणों से मुझे उसे बंद करना पड़ा और फिर मैं इंग्लिश मीडियम की तरफ आ गया। तो आज अगर किसी स्टूडेंट को अवध ओझा से हिस्ट्री पढ़नी है या फिर मोटिवेशनल गाइडेंस लेनी है, उसको क्या करना है? उसको बाजीराव जाना है, कहाँ जाना है, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाना है? नहीं, अवध ओझा से 2 जगह मुलाकात हो सकती है। एक तो इकरा IAS कानपुर और पुणे, और दूसरा नेक्स्ट IAS दिल्ली। बहुत सारे सवाल हैं जो IAS की तैयारी कर रहे होते हैं, उन बच्चों के मन में होता है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो बड़े स्पेसिफिक्स हैं और रेगुलरली आप भी सुनेंगे, जब आप भी कहेंगे कि हाँ ये सवाल आते रहते हैं आपके पास भी। उनके जवाब आज हम शिक्षा.com के माध्यम से उन बच्चों को देंगे। कुछ लोगों का सपना हमेशा बरकरार रहता है, वो UPSC क्लियर करना चाहते हैं, और अगर UPSC के अटेम्प्ट्स उनके पूरे हो जाते हैं तो शायद वो स्टेट सर्विसेज एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कोई और उसी लेवल का सरकारी एग्जाम देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि उनकी पढ़ने की अलख बुझे ना, और उसमें वो सफलता का किस तरीके से आयाम दर्ज करें? किसी भी चीज में जब आपको मजा आने लगता है तो आप उसे नहीं छोड़ते। किसी भी चीज में, जैसे आप ज्यादातर लोग इस कंट्री में गोल्फ नहीं देखते, टेनिस नहीं देखते, क्योंकि वो उसके नियम को समझते नहीं है। तो समझते नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। तो शिक्षा का जो तरीका है, जैसे अशोक है प्राचीन काल में, अकबर मध्यकाल में है। अब भारत एक विभिन्नता में अनेकता में एकता का देश है। ये बात अशोक को समझ में आती है प्राचीन काल में। जैसे आज हिंदू मुसलमान ईसाई लड़ रहे, ऐसे तब बुद्ध ब्राह्मण और जैन लड़ रहे थे। और परिवार का तनाव या देश का तनाव परिवार और देश को बर्बाद कर देगा। अशोक को ये बात समझ में आती है तो वो धर्म की नीति का प्रतिपादन करता है, और उस नीति में वो कहता है सार वृद्धि, प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म की मूलभूत सिद्धांतों को जानना चाहिए। तो अब हिस्ट्री ने क्या रोल प्ले किया कि पास्ट को समझकर हम प्रेजेंट को सुधार सकते हैं, कि अगर वो सार वृद्धि के द्वारा विभिन्नतावादी भारत को
एक सूत्र में बांध सकता है तो हम आज के भारत को बांध सकते हैं। अब यहीं पर पैदा होगा इंटरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को अपनी अलग जगह रखने के लिए अपने विषय को रटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर विषय आपको कुछ दिखाना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है।